व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। सर आज हम लोग यहाँ पे ऐसे 610 का रिवीजन करने आए हैं, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बारे में। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। लगभग हम लोग इसको जल्दी एकदम क्विकली रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये रिविजन वीडियो है। तो थोड़ा सा रिवीजन का भी अल्ट्रा रिवीजन हो चुका है, उसका भी अल्ट्रा रिवीजन वीडियो है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन हाँ, रिवीजन वीडियो आप इसको बढ़िया से, अगर आप पहली बार भी सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी बातें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर आ जाओ। देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ सबसे पहले तो ऐसे 610, तो ऐसे 610 किसके बारे में बात करता है? देखो, आईओ मतलब इंटरनल ऑडिटर, ठीक है ना। यस, तो ऐसे 610 बात करता है इंटरनल ऑडिटर, और 600 किसके बारे में बात करता है? अदर ऑडिटर, यानी कि अनादर ऑडिटर के बारे में बात करता है। ये अपन ने अलग अलग न्यूमोनिक्स की मदद से अपन ने चीजों को याद कर लिए थे, ठीक है। ओके सर, सबसे पहली बात तो इंटरनल ऑडिट होता क्या है? तो देखो यार, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। याद करो, लॉ के अंदर अपन लोग पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ते हैं सर हम लोग लॉ के अंदर? हमने कह के रखा है कि कुछ जो क्लास ऑफ कंपनीज है ना, क्या कहा मैंने? बोलो, कुछ जो क्लास ऑफ कंपनीज है, वो क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बोलो, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता था कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए। अब वो जो क्लासेस ऑफ कंपनी थी, वो क्या करती है? एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो इंटरनल ऑडिटर होता है। क्या इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, बस उसको नॉलेज होना चाहिए बेटा चीजों को लेके। ऐसा कि नहीं आपने इंजीनियर को बना दिया बोले इंटरनल ऑडिटर, ये नहीं चलता है ना। मतलब सेम अपने ही प्रोफेशन में, जैसे सीए में, या कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस वाला अगर कोई एमकॉम बीकॉम ग्रेजुएट होता है, तो वो भी बन सकता है, लिटरली बोल रहा हूँ, वो भी बन सकता है इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। चलिए सर आ जाओ। अब देखो, अब आपने जो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया, ये इंटरनल ऑडिटर जो काम करेगा, क्या करेगा? बोलो, ये जो काम करेगा उसे बोला जाता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या बोला जाता है? बोलो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एंटिटी दैट परफॉर्म्स अश्योरेंस प्लस कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस। मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है सर, एंटिटी ने कुछ ऐसा फंक्शन बना के रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो अश्योरेंस मतलब कि भरोसा और कंसल्टिंग एक्टिविटीज देता है, जिससे अपने को पता चलता है क्या, जिससे अपन लोग डिजाइन टू इवैल्यूएट, ये इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है कि हम लोग इवैल्यूएट कर पाए। इवैल्यूएट का मतलब होता है स्टडी करके उसके ऊपर जजमेंट बनाना, इवैल्यूएट कर पाए, और इफेक्टिवनेस मतलब बेहतर कर पाए। किसको बेहतर कर पाए? एंटिटी के गवर्नेंस को, एंटिटी की जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर कर पाए, और इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेस को प्रॉपर कर पाए, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आप कुछ ऐसी सेटिंग्स, मतलब आप ये इतने टेक्निकल वर्ड छोड़ो, आप इतना समझो कि सर एंटिटी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे एंटिटी के ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज है वो बराबर से फॉलो हो, एंटिटी की रिस्क कम से कम रहे, और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर तरीके से काम करे, ठीक है सर। अब देखो, एक्टिविटी रिलेटिंग टू गवर्नेंस, सवाल बनता है कि सर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो गवर्नेंस से रिलेटेड होंगी। जैसे देखो, क्या एंटिटी के एनवायरनमेंट में प्रॉपर एथिक्स एंड वैल्यूज काम कर रहे हैं? क्या व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उस बात को मानने के लिए रेडी हूं क्या? और कम्युनिकेट करो रिस्क टू अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ ऑडिट, मतलब क्या, जो रिस्क है ना बेटा, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर एरिया ऑफ ऑडिट के अंदर। जो प्रॉपर एरिया है ऑडिट का, उसके अंदर रिस्क को कम्युनिकेट करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि गवर्नेंस से रिलेटेड 3 बातें आपको देखना है। सबसे पहला एथिक्स एंड वैल्यूज आपको देखना है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा रिस्क अप्रोप्रिएट एरिया में बराबर से कम्युनिकेट हो रही है। मतलब अगर किसी एरिया में ज्यादा रिस्क है तो आपने प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हो क्या? वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। सर अब कोई रिस्क है जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है, एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि उसका एक्सपोजर कितना है रिस्क का।
अब उसका एक्सपोजर जितना भी है रिस्क का, तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाता है और इंटरनल कंट्रोल लगाए गए। बेसिकली ये हुआ इनहेरिटेंट रिस्क, और उसको रोकने के लिए किस तरीके से आपने कंट्रोल लगाए। और फिर बोला जा रहा है फिर उसके बाद ऐसे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो जिससे एंटिटी के अंदर फ्रॉड के बारे में पता लगा जा सके। मतलब बेसिकली कंट्रोल्स को बायपास करके भी अगर आपने कुछ काम किया है तो आप उसको भी जानो। क्या बोला सर, इनहेरिटेंट रिस्क को जानो, जो आपने कंट्रोल्स लगाए उसको जानो, और फिर बोल रहा है कि जो कंट्रोल रिस्क आई है उसको भी जानो। सर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो जैसे इवैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना कि ये बराबर है क्या। दूसरा एग्जामाइन करना फाइनेंशियल या ऑपरेशनल रिजल्ट्स को, मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद जो भी ऑपरेशनल या फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसको देखो। रिव्यू करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, और रेगुलेंस विद लॉज एंड कंप्लायंसेस। आपको याद है कि 3-4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे अपने इंटरनल कंट्रोल लगाते वक्त, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड उसी के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको एक बार सिंपल सी बता दूं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बात तो, बस आप इतना समझो कि इंटरनल ऑडिटर जो आता है ना, वो 3 काम करने के लिए आता है। एक तो गवर्नेंस, बेसिकली एंटिटी को गवर्नेंस, एंटिटी का गवर्नेंस बराबर से हो रहा है क्या वो चेक करना है। रिस्क प्रॉपर से मैनेज्ड है क्या, और इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल के जो प्रोसेसेस लगाए वो सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या। ये 3 चीजों के लिए, इन 3 चीजों के ऊपर अच्छे से पकड़ बनाने के लिए हम लोग एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और जिसके ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनल ऑडिटर काम करने वाला है उसको इंटरनल ऑडिट फंक्शन के नाम से ये लोग स्टेट करते रहेंगे ऐसे में। अब अपना मेन ऐसे चालू होने जा रहा है, अच्छे से ध्यान देना, एकदम बढ़िया से फोकस करना बेटा, ठीक है। चलो सर देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कोप ऑफ एसए 610 के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो, स्कोप ऑफ एसए 610 के, ठीक है सर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, हमने सर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। क्या कह रहा हूं मैं बोलो, हमने ना बेटा इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो ये इंटरनल ऑडिटर कौन है, नट्टू है। कौन है बोलो जल्दी से, नट्टू है। अभी हमने इंटरनल ऑडिटर नट्टू को अपॉइंट कर लिया है इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट में। अब मैं इसमें 2 प्रकार के फायदे ले सकता हूं। अब समझिए, एक तो मैंने नट्टू के काम का फायदा लिया, या मैंने नट्टू का ही फायदा लिया। अब समझ रहे क्या बात को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इंटरनल ऑडिटर के काम का भी आप प्रयोग कर सकते हो, या आप इंटरनल ऑडिटर का ही प्रयोग कर सकते हो, उसको ही आप डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, रिव्यू करोगे उसके एक्टिविटीज को। मतलब आप उसको बोलेंगे एक काम कर तू ये ऑडिट प्रोसीजर लगा, एक काम कर तू ऐसा कर, और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है ना उसके ऊपर आप अपनी निगरानी जमाए रखते हो। आप समझ रहे क्या बात को, उसके ऊपर आप अपनी निगरानी जमाए रखते हो। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है डीआरएस किया जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। मतलब मैं उसको बोलूंगा तू काम कर, और मैं उसको देखते रहूंगा, सुपरवाइज करूंगा, और समय समय पर रिव्यू करते रहूंगा उसके काम को। ठीक है सर, आ जाइए। एक बात मैं बता दूं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करो। यहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ओपिनियन के लिए। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी गलती दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकता, पहला। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस इफ यूजेस द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको कि भले मैं इंटरनल ऑडिटर के काम का प्रयोग कर रहा हूं, इससे मेरी जिम्मेवारियां कम नहीं होती। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेवारी उतनी ही होती है, बस ये मुझे एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे दे के जा रहा है। मुझे अलग अलग, आप लोग जानते हो कि डिफरेंट सोर्स से मैं इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूं, है ना। तो वो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, वो मुझे यहाँ पे मदद करने वाला है। मतलब इससे किसी भी प्रकार से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई आंच नहीं आ रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी थी, अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो सर एक बात तो तय हो गई कि नट्टू के काम करने से मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम नहीं होती, और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस्ड, अगर मैं काम यूज करता हूं यहाँ पे किसका, नॉट रिड्यूस इफ यूजेस द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर के काम से मेरी जिम्मेवारियां कम नहीं होती सर। ठीक है, अब देखो क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर व्हेन द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब देखो क्या बोला गया सर, एक्सटर्नल ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स है जब एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। क्या कहा मैंने, बोलो सर। अब मतलब ये बोला जा रहा है कि इंटरनल ऑडिटर अगर अपॉइंट किया गया है
तो अब एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम है? तो देखिए सर, यहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को 3 चीजें करना है। पहला, वो डिटरमाइन करेगा कि वर्क मतलब क्या काम किया इंटरनल ऑडिटर ने, और या डायरेक्ट या असिस्टेंस कैन बी यूज्ड, और फिर बोलेगा क्या डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड। मतलब बोला जा रहा है क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को, या अगर इंटरनल ऑडिटर को मैं डायरेक्ट असिस्टेंस करूं तो क्या मैं इन दोनों का यानी कि इंटरनल ऑडिटर का किसी भी तरीके से फायदा उठा सकता हूं क्या? अगर मैं उठा सकता हूं तो कौन से एरिया में और कितने हद तक? क्या कहा मैंने? बोलो, कौन से एरिया में कितने हद तक, कौन से एरिया में कितने हद तक फायदा उठा सकता हूं। सर काम का फायदा उठा रहे हो तो आपने ये चेक कर लेना है यहां पे, क्या देखो इंटरनल ऑडिटर के काम का फायदा उठा रहे हो तो आपने ये चेक कर लेना है वेदर द वर्क इज एडिक्वेट। उसने जो काम किया है क्या ये मेरे लिए सूटेबल है क्या? ऐसा नहीं उसने जो काम किया वो सूटेबल ही नहीं है तो क्या फायदा बेटा? अब समझ रहे क्या क्या फायदा फिर इसमें ऐसा। और यहां पे बोला जा रहा है कि अगर मैं इंटरनल ऑडिटर का यूज कर रहा हूं, यहां तो उसके काम का यूज किया, यहां मैं उसी को यूज कर रहा हूं, तो आपने डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना है और समय समय पर डीआरएफ आपको देते हुए चलना है, यानी कि डायरेक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे एक्टिविटीज को और सुपरवाइज करते हुए आप चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे सर, ऐसा यहां पे बोला गया। ठीक है, आ जाओ अब इवेल्युएट करेंगे द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। देखो यहां पे क्या, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है बेटा ये डिटरमाइन करेगा। क्या डिटरमाइन करेगा? देखो इंटरनल ऑडिटर ने कुछ काम किया है तो क्या उस काम को मैं यूज कर सकता हूं अपने ऑडिट के लिए। क्या बोल रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर? ये बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर ने कुछ काम किया है, नट्टू ने कुछ काम किया है, उस नट्टू के काम को क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? तो लॉ मतलब ऐसे कहता है आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप पहले डॉक को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। मैंने ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी करना है तो डॉक्यूमेंट को चेक करो, तो डॉक को चेक करना। क्या करना बोलो? डॉक को चेक करना। सर डॉक में क्या क्या आता है? डॉक में आता है सबसे पहला देखिए, डॉक में आता है यहाँ पे डिसिप्लिन, ओ से आता है ऑब्जेक्टिविटी और सी से आता है कंपिटेंस। सी से क्या आता है बोलो? कंपिटेंस। सबसे पहला देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा। मुझे बताइए अगर इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, मतलब इंटरनल ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, यानी कि अगर वो बायस्ड है, तो क्या मैं उसके काम को चेक करके सही में मुझे फायदा होने वाला है क्या? नहीं सर। तो बोला जा रहा है यहां पे एक्सटेंड टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी। मतलब ये जो इंटरनल ऑडिटर है इसकी क्या इज्जत है बेटा? इसकी क्या इज्जत है ऑर्गेनाइजेशन में? क्या वो बायस्ड हो पा रहा है या नहीं? और मान दो उसकी कोई इज्जत ही नहीं, बेचारा वो क्या करेगा? तो ऐसे केस में मैं उसको ध्यान, फिर मैं उसके काम का क्या तो यूज करना। हाँ लेकिन उसकी इज्जत है, उसने जो बोला सब कुछ मानते हैं फर्म वाले, वो बिल्कुल भी बायस नहीं है, काफी स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेके, अनबायस्ड अगर वो है तो मैं उसके काम का इस्तेमाल करूंगा। ये पहला पॉइंट मुझे चेक करना है। किसी भी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करने से पहले मैं क्या चेक करूंगा? डॉक चेक करूंगा। ओ से हुआ ऑब्जेक्टिविटी, सी से हुआ कंपिटेंस। अरे इंटरनल ऑडिटर कंपिटेंट है क्या बेटा? इंटरनल ऑडिटर 10वीं फेल है, वो क्या कर लेगा मुझे एक बात बताइए? इंटरनल ऑडिटर 12वीं फेल है, वो क्या कर लेगा मुझे बताइए? इंटरनल ऑडिटर बीकॉम एक्सपीरियंस वाला बीकॉम है तो ठीक है चल जाएगा, है ना। अब इसमें जब मैं बीकॉम बोलता ना बेटा तो ऑनर्स वालों एकदम ऐसा ही हो, वो जल जाते एकदम, अरे बाप रे हमको ऐसे कैसे बोल दिया, बोला है ना। आओ, पर ऑनर्स वालों को नहीं बोला, है ना। ऑनर्स वाले वाकई बहुत मेहनत करते हैं। आओ जबरदस्त, मौत को छूके से वापस आ सकता हूं। आओ सुनो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूं कि सर अब बात करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में। सर ये अप्लाई करता है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, और जिससे इंक्रीज होंगी क्वालिटी कंट्रोल। मतलब बोला गया है कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना, क्या वो अपना काम ढंग से करता है जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? आप समझ रहे बात को, जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। क्या इंटरनल ऑडिटर ढंग से अपना काम कर रहा है क्या? उसके बारे में भी क्या करो, उसके बारे में भी पता करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आप समझे क्या बात को? तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है बेटा डॉक को, मुझे चेक करना है। किसको चेक करना है बोलो? डॉक को मुझे चेक करना है। डॉक को चेक करने का मतलब सभी लोग रिपीट कर देंगे। सर अभी टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक ये चल रहा है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करने की बातें कर रहे हो, तो आपने, हम बोलेंगे इंटरनल ऑडिट के के बारे में देख लो। ओ से आता है ऑब्जेक्टिविटी, सी से आता है कंपिटेंस, डी से आता है क्या वो डिसिप्लिन्ड है क्या। तो इन 3 बातों को चेक कर लेना। अब आता है सर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सर ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या है?
देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विदाउट अलाउइंग बायसनेस, मतलब मैं बायस नहीं होऊंगा और मैं अपने टास्क को परफॉर्म करूंगा, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी दूसरे का नहीं आने दूंगा मेरे जजमेंट के ऊपर। मतलब मैं जो जजमेंट दे रहा हूं ना, खुल के जियो बेटा, खुल के जजमेंट दो। आपने आपके जजमेंट के ऊपर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाना चाहिए, कंट्रोल नहीं कर पाना चाहिए। अब मुझे अगर चेक करना है, मुझे मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर चेक करना है कि इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव है क्या, मैं कैसे चेक करूंगा? तो ये फैक्टर्स को मैं चेक करता हूं। क्या करता हूं बोलो? ये फैक्टर्स को मैं चेक करता हूं। शॉर्ट फॉर्म क्या था अपना? फ्री एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन। क्या था बोलो जल्दी से? फ्री एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये अपना यहां पे शॉर्टकट था। ठीक है, आ जाइए सर। देखो, सबसे पहला क्या सर, जो स्टेटस है इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब जो इज्जत दी जा रही है इंटरनल ऑडिटर को, क्या उस स्टेटस पर वो फ्री फ्रॉम बायसनेस है, वो फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस है? मतलब क्या मैं बायस तो नहीं हो रहा? मैं अगर इंटरनल, मैं बायस तो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस इतना नीचे है कि एरा खैरा कोई भी प्यून भी बजा के जा रहा है बेटा, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा ये तो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। सर ध्यान रखना, उसको फ्री फ्रॉम बायसनेस रहना है, उसका किसी भी प्रकार से कंपनी में कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। मैं ही आपको बुक्स के अकाउंट्स मेंटेन करके दे रहा हूं, मैं उसको ऑडिट कर रहा, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो गया, क्या फायदा? मैं ही पेपर दे रहा हूं और मैं ही उसके पेपर को चेक कर रहा, कोई मतलब नहीं है। सर कोई व्यक्ति अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा ना, ये चीजों को चेक करो, ये पहला पॉइंट। दूसरा, सर क्या मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा है इंटरनल ऑडिटर के ऊपर? अगर लगा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। सर जो टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करता है क्या जब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है? देखो, अगर एम्प्लॉइज को बोल दिया अपॉइंट कर लो तो ये किसी को भी ये कर लेंगे, क्या कर लेंगे? एम्प्लॉय कर लेंगे। लेकिन जब टीसीडब्ल्यूजी इसको अपनी आंखों से देखता है ना बेटा, वो क्या, मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही किसी को भी अपॉइंट करने देने वाला है क्या? नहीं सर। और फिर बोला जा रहा है सर ये फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया भी मैं और उसको चेक भी मैं करूं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएंगी बेटा, इंटरनल ऑडिटर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फ्री करो एम्प्लॉयमेंट के रिस्ट्रिक्शन को। फ्री से 2 पॉइंट आ गए, ये बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब चीजें आ गया, और ये फ्री वाला भी आ गया, और यहाँ पे बाकी भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंपिटेंस एंड इवैल्यूएशन के बारे में। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं डॉक का। अभी अपना ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो गया, अब उसमें जो सी वाला पॉइंट था, डीओसी में से सी वाला पॉइंट कंपिटेंस, उस पॉइंट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए सर क्या बोला गया। कंपिटेंस ऑफ आईएएफ यानी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आप कैसे रेफर करते हो? इसका मतलब होता है, कंपिटेंस का मतलब होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना, उसके पास प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए अपने फंक्शन को निभाने के लिए, और उसके पास उस लेवल ऑफ टास्क के लिए बेटा, उसके पास वो एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार भी वो कर रहा है क्या, वो भी आपने चेक करना है। मतलब क्या, जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूं मैंने डिलीजेंटली उसको परफॉर्म करना चाहिए। डिलीजेंटली मतलब प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए, और एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल होते हैं मैंने उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, बराबर। जैसे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, सबके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो मैंने उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही मैंने काम करना चाहिए। जैसे देखो, ऑडिटर के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है बेटा, तो ऐसे केस में मैंने ऐसे को फॉलो करके ही क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब देखो, कंपिटेंस को चेक करने के लिए कुछ फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल ऑडिटर कंसीडर करेगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में। पहला, क्या इंटरनल ऑडिटर नॉलेजेबल पर्सन है क्या? क्या उसको एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज है? और अगर है तो क्या वो व्यक्ति सक्षम है क्या बेटा, मतलब उसकी ट्रेनिंग या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उसको सक्षम बनाती है क्या काम करने के लिए, ये मैं चेक करूंगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में। दूसरा देखो सर, क्या प्रॉपर पॉलिसीज है क्या हायरिंग के लिए, असाइनिंग के लिए और ट्रेनिंग इंटरनल ऑडिटर टू एंगेजमेंट, मतलब इंटरनल ऑडिटर को जब आप अपॉइंट कर रहे हो एंगेजमेंट के लिए, तो क्या प्रॉपर पॉलिसीज बनी हुई है हायरिंग से रिलेटेड, असाइनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसको मैं देखूंगा। तब देखो, अगर प्रॉपर पॉलिसी है तो प्रॉपर कंपिटेंट पर्सन ही बनने वाला है कौन, इंटरनल ऑडिटर, बराबर है ना? यस सर। अब देखो क्या सर, एडिक्वेटली रिसोर्स तो है ना, ये जो इंटरनल ऑडिटर आ रहा है इसके पास अपने प्रॉपर रिसोर्सेज है ना। देखो, कभी कभार इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय भी होता है कंपनी का, कभी कभार अपन दूसरी फर्म्स को अपॉइंट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स को, कि तू आजा इंटरनल ऑडिट कर ले।
तो ऐसे केस में दोनों सिचुएशन में प्रॉपर रिसोर्सेज होना चाहिए उसके पास इंटरनल ऑडिट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा भी था, देखो नागपुर में एक एरिया है केपी, कस्तूरचंद पार्क है ना, वहां पे आरबीआई है बेटा, ठीक है ना। तो वहां पे ना ऑलवेज आर्मी पर्सनल होता है हैट पहन के। तो मैंने कहा था केपी में हैट पहन के रिसोर्सेज घूमते हैं, आर्मी जो भी पर्सन है वो हमारे देश की बेटा रिसोर्सेज है। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा केपी में हैट पहन के रिसोर्सेज घूमते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ओके सर, के से क्या हुआ नॉलेज, पी से प्रोफिशिएंसी, हैट से होने वाला यहाँ पे क्या हायरिंग, असाइनिंग, ट्रेनिंग, और रिसोर्सेज से रिसोर्सेज वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है सर। अब हम लोग चलेंगे डॉग के आखिरी पॉइंट के ऊपर, यानी कि डिसिप्लिन के ऊपर। सर डिसिप्लिन क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरवाइजिंग, रिव्यू एंड आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन, ये सर हमने डिस्टिंग्विश करवाना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन और एंटिटी के कंट्रोल फंक्शन से। याद करो कंट्रोल एनवायरनमेंट करके जो टॉपिक होता है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, ऐसा टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 3 में इंटर ऑडिट में। तो उसके अंदर कंपोनेंट्स में एक आखिरी है बेटा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, है ना, मॉनिटरिंग। तो बेसिकली इट्स अ वन टाइप ऑफ कंट्रोल फंक्शन। तो इनका क्या कहना है कि एंटिटी के जो कंट्रोल फंक्शन है ना, उससे हमारा जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स फंक्शन है ये काफी अलग है। आप समझ रहे हैं कि ये काफी अलग है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो मैं कौन से फैक्टर्स को चेक करूंगा कि इंटरनल ऑडिटर डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है कि नहीं है? तो देखो ये बोला जा रहा है क्या एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एंड गाइडेंस। मतलब क्या कि हमारा इंटरनल ऑडिटर क्या इंटरनल ऑडिट के जो प्रोसीजर्स या गाइडेंस है उसको बराबर से उसके पास है क्या, और दूसरा अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसीजर्स लगाया है क्या, उसने अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाया है क्या, उसके बारे में तुमने देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। सर मुझे बताइए अगर डॉक ही नहीं है तो क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। अब देखो क्या, अब जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो देखो क्या है, डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ आईएफ दैट कैन बी यूज्ड। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि सर अगर डॉक है तो एक्सटर्नल ऑडिटर ने कितना यूज करना चाहिए काम को, उसके लिए बात की जा रही है। तो कितना काम को यूज करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहला है नेचर एंड स्कोप। क्या है बोलो? सर एक्सटर्नल ऑडिटर को यह देखना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर ने कौन से इसमें जो काम किया है या जो काम करने वाला है उसका नेचर, मतलब वो कैसा काम है और कितना काम उसने किया, और दूसरा उसको मेरे ऑडिट के स्ट्रैटेजी के लिए कैसे रेलेवेंट माना जाएगा। बहुत जबरदस्त बात बताया मैंने आपको, फिर से रिपीट करूंगा मैं। देखो क्या सर, डॉक मिल गया मुझे, बहुत अच्छी बात है, डॉक मिल गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि चलो डॉक तो मिल गया, पहली स्टेप पार हुई, लेकिन ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, ये कितना काम और यूज करेगा, हाउ मच मोर वर्क ही विल यूज, उसके बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को दो चीजों को कंसिडर करना है। पहला क्या कंसिडर करना है? नेचर एंड स्कोप के बारे में। मतलब क्या ये जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया ना, कैसा किया, कितना किया, क्या जो काम करने वाला है या जो काम हो गया उसके बारे में बात किया, कैसा और कितना काम हुआ, और उसका रेलेवेंस कितना है एक्सटर्नल ऑडिटर के स्ट्रैटेजी और प्लान में, उसको भी भैया कौन कंसिडर करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर कंसिडर करता है। अच्छा जैसे देखो ये एग्जांपल्स है बेटा, मान लीजिए टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल है, तो मैं अगर इंटरनल ऑडिटर ने किया है मैं इसके काम का प्रयोग कर सकता हूं। सर मान लो कोई ऐसी सब्सटैंटिव प्रोसीजर है जिसमें कैसा जजमेंट है, देखो जजमेंट कैसा है बेटा, लिमिटेड जजमेंट है। जजमेंट कैसा है? लिमिटेड जजमेंट है, तो मैं काम का यूज करूंगा। सर इसने ऑब्जर्वेशन किया है इन्वेंट्री काउंटिंग का, मैं काम का प्रयोग करूंगा। सर इसने कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे एविडेंसेस को गैदर करे, मैं ऐसे काम का प्रयोग करने वाला हूं, ठीक है ना। ओके सर, अब देखो क्या, अब बात करेंगे सर्कमस्टांसेस वेयर एक्सटर्नल ऑडिटर विल यूज लेस वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब मैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे मैं कम यूज करूंगा इंटरनल ऑडिटर का काम। भले मुझे डॉक मिल गया हो फिर भी मैं कम यूज करना चाहता हूं काम को, जिसमें हाई रोमम वाले एरियाज है। सर ऐसे एरियाज जिसके ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो ऐसे कहता है कि आप इंटरनल ऑडिटर के ऊपर भरोसा मत करो, आप खुद काम कर लो। दूसरा, सर ऐसे एरियाज जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, तो हो सकता है बेटा इंटरनल ऑडिटर ने गलत जजमेंट लिया हो,
तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने गलत जजमेंट लिया हो, एक काम करो ना, इतना ज्ञान क्यों पेल रहे हो, तुम ही कर डालो फिर चीजें, ऐसा मैं बोलूंगा एक्सटर्नल ऑडिटर से। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, सर आपको पता चलता है कि इंटरनल ऑडिटर की इज्जत ही नहीं है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी काफी कम है, तो मैं कहूंगा सर किस्सा खत्म करो। और फिर बोला जा रहा है लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर अगर कॉम्पिटेंट नहीं है ना इंटरनल ऑडिटर, बहुत प्यारा पॉइंट है सर, अगर इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट नहीं है ना, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अगर इंटरनल ऑडिटर का आपको मिलता है ना, बस सर किस्सा खत्म, यहां पे बस किस्सा ही खत्म। मतलब क्या कि सर इन केसेस के अंदर भले इंटरनल ऑडिटर के वजह से हमें डॉक मिला हो, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और ये सब मिला हो, लेकिन हम फिर भी यूज नहीं करेंगे। हालांकि ओ और सी पॉइंट इन्होंने यहां पे खुद नहीं लिख दिया सामने से, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि ये सर्कमस्टांसेस में हम इंटरनल ऑडिटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा इनका कहना है। चलो सर अब लास्ट स्टेज आ रही है, चलो आपने सब कुछ कर लिया, किसका काम करना है, नहीं करना है, कब नहीं करना है, क्या ये सब हो गया। अब मेन बात आती है, अगर कोई ऐसा वर्क है जिसका जो और वो जो किसने किया है, जो इंटरनल ऑडिटर ने किया है, तो क्या उस वर्क को मैं यूज अगर करना चाहता हूं, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर अगर वो काम को यूज करना चाहता है जो इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया और वो अलग अलग अग्नि परीक्षा से पास हो गया है, तो ऐसे केस में अब क्या करना। अब एक्सटर्नल ऑडिटर इसको डिस्कस करेगा, इस प्लान को इंटरनल ऑडिटर के साथ, उसके रिपोर्ट को चेक करेगा, और अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगा तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बोलो, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, ठीक है, जिससे वो इवैल्यूएट मतलब वो स्टडी करेगा अच्छे से इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को। क्योंकि देखो आप समझिए, अगर आप किसके काम की यूज कर रहे हो किसी के काम को, तो सिंपल सी बात ये है कि आपको भी बड़ा कॉशियस रहना है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है ना, जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, ये कॉशियस वाला पॉइंट है। मतलब आप दोबारा से खुद को रीअश्योरेंस दे रहे हो, हाँ इसके काम का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो सर क्या क्या बात को डिस्कस करोगे आप एनटीई ऑफ वर्क से रिलेटेड बात करोगे, नेचर ऑफ वर्क, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, फिर मटेरियलिटी को आप देखोगे, एफएस लेवल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, फिर किस तरीके से सैंपल साइज को सिलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है क्या, एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग के बारे में आप यहाँ पे चेक करते हो, ठीक है। चलिए तो अपन ने क्या बात किया सर, यहां पे अपन ने ये एक ही पार्ट अभी खत्म हुआ है ऐसे 610 का, और वो भी कौन सा वाला कि 610 के हिसाब से इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है और उसने जो काम किया है वो काम का प्रयोग करे कि नहीं करे। अब दूसरा पॉइंट यहां पे चालू होने जा रहा है, दूसरा पार्ट यहां पे चालू होने जा रहा है स्टैंडर्ड का, जो कहता है क्या, डिटरमाइनिंग वेदर in which area and to what extent internal auditor can be used to provide direct assistance। मतलब देखो क्या बोला, यहां पे बोला जा रहा है कि इंटरनल ऑडिटर को मैं यूज करूं क्या डायरेक्टली, मतलब इंटरनल ऑडिटर को बोलूंगा तू मेरे बिहाफ में काम कर, मैं तुझे समय समय पर गाइड करूंगा। क्या कहा मैंने, बोलो तू मेरे बिहाफ में काम कर, मैं समय समय पर तुझे गाइड करूंगा। उसके बारे में ये सेकेंड पॉइंट यहां पे चालू होने जा रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सर ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए सर इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर और एक्सटर्नल ऑडिटर डीआरएस देता है। क्या देता है बोलो, डीआरएस देता है। डीआरएस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, रिव्यू करता है। डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, रिव्यू करता है। समझे आप बात को, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, रिव्यू करता है, ऐसा यहां पे बोला गया, ठीक है सर। अब देखो हो सकता है बेटा लॉ अलाउ ही ना करे इंटरनल ऑडिटर का यूज करने के लिए, किस्सा ही खत्म हो गया। लेकिन अगर लॉ अलाउ करता है ना बेटा, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा दो बातों को, ऑब्जेक्टिविटी को, कॉम्पिटेंसी को, दो बातों को एक्सटर्नल। देखो लॉ अलाउ कर दिया कि ठीक है यार एक काम कर तो इंटरनल ऑडिटर को यूज कर ले, तो मैं दो चीजें देखूंगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में, क्या वो ऑब्जेक्टिव है क्या, दूसरा कॉम्पिटेंसी है क्या। ऊपर पॉइंट्स पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में। अब देखो क्या सर, अगर ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंस नहीं है तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को असिस्टेंस नहीं दे सकता। लेकिन समझना, लेकिन अब मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं जहां पे ओ भी है, सी भी है, बट फिर भी मैं इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने, देखो एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर इफ टू प्रोवाइड डायरेक्ट अश्योरेंस इफ, मतलब सर मुझे ओ भी मिल गया, सी भी मिल गया, लेकिन फिर भी मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। कब सर, ऐसे एरियाज जहां पे हाई जजमेंट है,
हायर रोमो में बेटा, या ऐसा कुछ काम है जो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड है, मतलब उसने जो काम किया है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट कर देगा, या समझना, या ऐसे कोई मतलब कोई डिसीजन मेकिंग वाले काम है, और वो जो डिसीजन मेकिंग वाले काम है ना वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड है, या वर्क टू बी, या उसी के काम से रिलेटेड है, या कोई डायरेक्ट असिस्टेंस से रिलेटेड है, जो मैं उसको डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहा हूं ना उससे रिलेटेड कोई जजमेंटल मैटर्स है, तो ये मैं उसको नहीं करने दूंगा, ये मैं खुद करूंगा। बेसिकली बोला जा रहा है कि ये वो मैटर्स है, सुन लो बात को फिर से, ये आपको ये वाला पॉइंट आपको तकलीफ देता है, बाकी 3 पॉइंट आपको समझ जाते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये ऐसे डिसीजन से रिलेटेड है जहां पे बेटा जो एक्सटर्नल ऑडिटर को जो डिसीजन लेना पड़ता है, जो जजमेंट्स लेना पड़ता है, किससे रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड, कि कितना काम यूज करूं इंटरनल ऑडिटर का और कितना डायरेक्शन दूं, कितना डायरेक्ट असिस्टेंस करूं, वो चीज से रिलेटेड अगर कोई भी बात होती है ना तो बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि आप खुद डिसीजन लो। क्या करो बोलो जल्दी से, आप खुद डिसीजन लो। ठीक है, ओके सर। अब देखो, अब बहुत सिंपल सर, प्रायर मतलब आप अगर इंटरनल असिस्टेंस या डीआरएस वगैरह करने से पहले आपने रिटर्न एग्रीमेंट ले लेना है एंटिटी से, और सेकंड पॉइंट कहता है रिटर्न एग्रीमेंट ले लेना है यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर से। सर जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा इसमें आप लिखोगे आय के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बोलो, आय, और ये बात करेंगे किसके बारे में, सी आय, है ना, आय सी आय बदो बदी। आओ सुनो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये बात करता है, ये कहता है कि एंटिटी अलाउ करती है इंटरनल ऑडिटर को कि वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर से लिखवा के ले रहा हूं किस बात को, कि आप जानते हो, आप अलाउ करते हो अपने इंटरनल ऑडिटर को कि मैं जो इंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंस्ट्रक्शंस देगा ना आप उसको फॉलो करने दोगे। और दूसरा, आप जबरदस्ती बीच बीच में मत करना, आप समझ रहे क्या बात को, जबरदस्ती बोन ऑफ कंटेंशन मत बनना, हम पहले बता रहे हैं आपको, यानी कि एंटिटी आप इंटरवीन नहीं करोगे, बराबर है ना, यस, हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं, एंटिटी हम पहले ही बता रहे हैं आपको। फिर बोला गया इंटरनल ऑडिटर से भी साइन करवा के ले लो कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा, पता चला अपने से बात सुना और वहां पे जाके पोक दिया पूरी बातें, ऐसा नहीं करना है। और किसी भी प्रकार का थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वो नहीं देना चाहिए, क्या कहा मैंने बोलो, किसी भी प्रकार का वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। मतलब सर अगर उसके इंडिपेंडेंस में थ्रेट है तो ऐसे केस के अंदर आप उसको मत यूज करना सर, मतलब सिंपल सी बात है, तो उससे लिखवा के ले लो, कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस उसका नहीं है, ताकि अपना इंडिपेंडेंस जो है ना बेटा वो बरकरार रहे, हम बस इतना ही चाहते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ चाहते नहीं, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे हुआ क्या समाप्त, यहाँ पे हुआ अपना ऐसे 610 समाप्त, क्या हो गया बोलो जल्दी से, ऐसे 610 का पूरा पूरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही औसम, बहुत ही मजेदार रिवीजन अपना हो जाता है यहाँ पे समाप्त, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन।